नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाते समय क्या क्या फैक्टर में वेरिएशन आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उन फैक्टर के चेंजेस आने के रेस्पेक्ट में हम कैसे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, वो इस ठीक है आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं। ठीक है, सेम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूंगा तो मैंने दो लिक्विड ले लिया, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए और लिक्विड बी, लिक्विड है तो ये भी वॉलेटाइल होगा, ये भी वॉलेटाइल होगा, दोनों को ऐड करा तो सॉल्यूशन बना मेरे पास ए प्लस बी। अब सॉल्यूशन जब बन रहा है तो सॉल्यूशन जो बन रहा है, और हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डेफिनेशन देखी है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रेस देकर समझाया था कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वो ठीक है, टॉप लेयर हो या बॉटम लेयर हो, कहीं से भी उठाओ कोई पार्टिकल, सब यूनिफॉर्मली होना चाहिए। अब ये जो सॉल्यूशन बना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए लिक्विड ए, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स है ऐसे सारे ए के पार्टिकल्स होंगे, इसी तरीके बी के अंदर सारे पार्टिकल्स बी के होंगे। तो इन जो ये लिक्विड ए है उसमें सारे ए पार्टिकल्स है तो सारे सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे पार्टिकल्स, या मैं बोल सकता हूँ उनके एटम्स या मोल्स मॉलिक्यूल जो भी। ठीक है, तो अगर उनमें पार्टिकल सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनमें आपस में क्या होगा, सेम होगा। बिल्कुल सही। तो सेम बी की बात करूँ तो अभी इस सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड बी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, ठीक है, उन सब के अंदर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी लेकिन जब हमने दोनों ए और बी दोनों लिक्विड को मिक्स करा और सॉल्यूशन हमने बना लिया, तो सॉल्यूशन बनाने पे अब ए और बी नए इंट्रैक्शन जनरेट हो गए। यानी ठीक है, नए इंट्रैक्शन बनने लगे तो क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे सेम हो गए क्या, वो हमें देखना है। अब पहली बात तो यहाँ पे मैंने बोला लिक्विड ए के अंदर ए इंट्रैक्शन होगा, मतलब ऐसे ए पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे, तो उनके अंदर ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड बी के अंदर बी एटम्स का या मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन होगा, और ऐसे यहाँ पे सॉल्यूशन है तो नए इंट्रैक्शन डेवलप होंगे ए और बी के। जब मेरे को ये लिक्विड को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, मतलब लिक्विड दो मिला के सॉल्यूशन में बनाना है, तो ए और ए के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक नहीं करूंगा तो सारे ए वाले एक साथ रहेंगे, बी वाले अलग हो जाएंगे, तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन पाएगा, वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो ये बॉन्ड्स तो ब्रेक करने ही पड़ेंगे। ऐसे बी और बी के अंदर जो बॉन्ड है उनको भी क्या करना पड़ेंगे, ब्रेक करना पड़ेंगे। तो और ए और बी जो अभी तक ऐसा कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन बनाना है तो ए और बी दोनों लिक्विड को जब हमने मिक्स करा तो नए बॉन्ड जनरेट बनेगा, डेवलप होगा, वो कौन सा होगा, ए बी। ठीक है, तो इस केस में हमें ये बॉन्ड तो क्या करने होंगे, ए और बी वाले बॉन्ड तो ब्रेक करने होंगे, और ए और बी बॉन्ड क्या होने करने पड़ेंगे, बनाने होंगे। ठीक है, तो वही नेक्स्ट लिखा है कि ये जो ए इंट्रैक्शन है इसको तो ब्रेक करना है, बी इंट्रैक्शन को भी ब्रेक करना है, और ए बी इंट्रैक्शन को फॉर्म करना है, जनरेट करना है, डेवलप करना है। ठीक है, हमें पता है कि जब भी इंटरेक्शन कैसा भी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है, कोवेलेंट हो, आयोनिक हो, वंडरवॉल कैसा भी हो, हाइड्रोजन हो, जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी देने पड़ेगी। मतलब कैसा हो जाएगा प्रोसेस हमारा, एंडोथर्मिक। जब बी और बी के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो भी एनर्जी देने पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। और ए और बी नए बॉन्ड बन रहे हैं, और जब बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब कैसा हो जाएगा ये प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। तो सेम वही लिखा है मैंने नेक्स्ट कि इस प्रोसेस में तो हीट एब्जॉर्ब होगी क्योंकि बॉन्ड क्या होना है, ब्रेक होने, तो एंडोथर्मिक यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब होगी क्योंकि एंडोथर्मिक के बॉन्ड ब्रेक होने, और यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड नए जनरेट होने, डेवलप होने, बॉन्ड फॉर्म होने, तो हीट रिलीज होगी, और ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर है जिससे हम डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूशन को कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला फैक्टर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर उसमें वेरी करेंगे, तो पहला एफ ओ ए लिखा मैंने। एफ ओ ए का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी। ये प्योर लिक्विड ए में होगा, ये प्योर लिक्विड बी में होगा, और ये सॉल्यूशन के अंदर होगा। ठीक है, तो पहला तो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी अभी मैंने ऊपर बात कर दी है। सेकेंड है फैक्टर डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, चेंज, और मिक्स का मतलब है मिक्सिंग के टाइम, मतलब ए और बी को जब मैंने मिलाया, मिक्स करा, तभी तो हमारा क्या बना, सॉल्यूशन बना। और हम बोलते भी क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो इन दोनों को मिक्स करने की बात कर रहे हैं। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या इनके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा,
क्या इनका वॉल्यूम दोनों के समेशन के एग्जैक्ट बराबर होगा या उससे कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है, उस वो फैक्टर हमें देखना है। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल ये 10 ml लिया, ये 5 ml लिया, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होना चाहिए, 15 ml होना चाहिए। तो 15 ml भी हो सकता है और 15 ml से कुछ ज़्यादा 16 ml भी हो सकता है और उससे कुछ कम 14 ml भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा क्यों होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है डेल एच। एच का हमें पता ही है, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते एंथैल्पी या एनर्जी भी बोल सकते हो। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्स, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी। जब दोनों लिक्विड को हमने मिक्स करा तो उनकी एंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है, और वो अभी हमने देख लिया फैक्टर कैसे, क्योंकि जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होना है, ए और बी बॉन्ड ब्रेक होने हैं, तो इसमें तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और जब ये बॉन्ड बनेंगे तो इसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो ओवरऑल जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो उसमें हीट मतलब दोनों लिक्विड को मिक्स करने पे फाइनल जो सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें कोई नेट हीट रिलीज हो रही है या नेट हीट एब्जॉर्ब हो रही है या कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं। नेक्स्ट फैक्टर है डेल एस। एस का मतलब पता ही है, ये भी थर्मोडाइनमिक्स का एक वो है, वेरिएबल है जिसे हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो इसका ये लिखा है मैंने, डेल्टा मतलब चेंज और मिक्स मतलब वही मिक्सिंग के लिए। चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी। जब दोनों लिक्विड को हम मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे तब उसकी एंट्रोपी में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने एक चीज़ लिख दी है, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑलवेज चेंज इन एंट्रोपी फॉर एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, ठीक है। कैसे होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है डेल जी मिक्स। जी का मतलब पता ही है, ये भी थर्मोडाइनमिक वेरिएबल है, एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी। मिक्सिंग की वजह से गिब्स एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑन मिक्सिंग, ठीक है। और ये मैंने लिखा डेल जी इज लेस देन जीरो। और डेल जी हमने पढ़ते हैं कि डेल्टा जी और गिब्स एनर्जी जो है वो दो तरीके हो सकती है, मतलब तीन कंडीशन हो सकती है। तो अगर इक्वल्स टू तो इक्विलिब्रियम होगा, लेस देन है मतलब प्रोसेस नेगेटिव होने पे स्पॉन्टेनियस होता है, और पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो जैसे डेल्टा एस हमेशा हर सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव मतलब डिग्री एंड चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है सॉल्यूशन बनने से, उसी तरीके से सॉल्यूशन के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी, गिब्स एनर्जी होगी, वो हमेशा नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होने का मतलब वो हमेशा कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। ये भी दोनों जो ये रिलेशन है एंट्रोपी वाला और गिब्स एनर्जी वाला, ये सब जगह एप्लीकेबल है ऑलवेज, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा भी हो, आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव डिविएशन हो, नेगेटिव डिविएशन हो, सब तरह के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब इसमें कोई चेंजेस, इन दोनों फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, गिब्स एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होता है। कैसे होता है अभी हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर दे रखा हमें डेल पी मिक्स, मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर। अब चेंज इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पर चेंज इन वेपर प्रेशर से यहाँ हमें मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो हमारा इस सॉल्यूशन है इसका जो वेपर प्रेशर है, इसके वेपर प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। और चेंज आने से क्या मतलब है, एक होता है कि हमने थ्योरेटिकल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, इसके जो भी पैरामीटर हमें दे रखे, एक हमने एक्सपेरिमेंटल इसकी वैल्यू चेक करी। तो अगर थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है या अलग अलग आ रही है या कोई डिफरेंस आ रहा है, जो भी है, ठीक है, तो वो बता रहा है हमें डेल पी मतलब चेंज इन वेपर। पी का मतलब क्या है इस चैप्टर में, वेपर प्रेशर, तो चेंज इन वेपर प्रेशर को वो डिनोट कर रहा है। तो ये वो सारे, ठीक है, ये 6 फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम क्या देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो पहले इसको एक बार ध्यान से देख ले और जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट यहाँ मैंने लिखा है और 2 नोट हम देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में बार बार कह रहा था। एक नोट है एंट्रोपी से रिलेटेड और एक है गिब्स एनर्जी से रिलेटेड। मैंने बोला कि एंट्रोपी जो है किसी भी तरह के सॉल्यूशन के लिए, हर टाइप के सॉल्यूशन के लिए एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, वो हम देखते हैं।
ठीक है। तो इसको मैंने नोट में लिखवाया। फर्स्ट जो नोट है वो लिखा है डेल्टा एस मिक्सिंग या डेल्टा एस मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एंट्रोपी ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस। ठीक है, आई होप कई लोगों को कुछ कुछ क्लिक करा होगा, समझ में आया होगा। एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने के लिए हम तीन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूँ बार बार और हमेशा बोलता हूँ। एक होता है फ्रीडमनेस, एक रैंडमनेस और एक डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस से क्या मतलब है मेरा, कि मेरे पास जब दो सॉल्यूशन है, ये दो सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन के अंदर एक लिक्विड ए अलग है और लिक्विड बी अलग है। ये लिक्विड ए के पार्टिकल्स अलग होंगे कुछ, लिक्विड बी के पार्टिकल्स क्या होंगे, कुछ अलग होंगे। तो लिक्विड ए के पार्टिकल्स इसमें देखेंगे तो सारे कैसे एक टाइप के पार्टिकल्स है। तो इसमें एक क्या है, एक ऑर्डर वे है। ठीक है, ऑर्डर मतलब इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं थी, एक ही टाइप के, यानी इसमें भी एक ही टाइप के पार्टिकल्स है। ठीक है, सेम टाइप के। लेकिन जब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन बनाया तो अब डिसऑर्डरनेस आ गई। अब उसमें ए बी और इस तरह के पार्टिकल आ गया। मतलब पहले सारे ही पार्टिकल एक टाइप्स के थे, इसमें भी सारे पार्टिकल एक टाइप के थे, लेकिन अब इसमें दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स आ गए। तो ये क्या क्रिएट हो गया, डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो गया। तो इसलिए अब सॉल्यूशन कैसा भी बने, अगर सॉल्यूशन बनाना है तो वो कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। वो तो मिक्स तो होगा, ठीक है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म तो होगा, लेकिन उसमें दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स आने से हमेशा कैसा भी टाइप का सॉल्यूशन उसमें डिसऑर्डरनेस तो आएगा। मतलब उसमें दो, अगर तीन मिक्स कर दिए तो तीन अलग टाइप के पार्टिकल नजर आएंगे, चार मिक्स कर दिए तो चार अलग टाइप के पार्टिकल नजर आएंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमेशा एंट्रोपी मिक्सिंग के लिए सॉल्यूशन जब भी बनाएंगे तो उस केस में सॉल्यूशन के लिए एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि दो या दो से अलग ज़्यादा पार्टिकल हम जब भी मिक्स करेंगे तो डिसऑर्डरनेस क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी के लिए लिखा है यहाँ पे डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो, दैट इज गिब्स एनर्जी ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा स्टेटमेंट क्या लिखा है। इसका मतलब क्या है, क्यों कह रहा है कि कोई भी जब सॉल्यूशन हम बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि वो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सिंग होना जरूरी है। और ये कब होगा, अपने आप होता। अपने आप से मतलब यहाँ क्या है, वर्ड जो यूज़ करा स्पॉन्टेनियस। तो हम बोलते हैं कि गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस कहलाएगी, अगर गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है तो वो क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर मैंने इसमें मान लिया वाटर डाल दिया और मैंने मान लिया कि इसमें मैंने क्या करा, लिक्विड कोई सा भी दूसरा ले लो, फॉर एग्जांपल अल्कोहल ही मैंने डाल दिया, अल्कोहल प्लस वाटर मैंने मिक्स करा। अल्कोहल प्लस वाटर मिक्स करने के बाद क्या हम, चलो मैंने एक बार मान लिया कि हमने स्पून से उसको हिला दिया, यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। तो क्या उसको हटाने के बाद, ठीक है, उसको जब मिक्सिंग हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद, तो क्या अल्कोहल और वाटर के अलग अलग लेयर में नजर आएंगे, क्या वो हमें ऐसे दिखेगा कि अल्कोहल अलग है और वाटर अलग है, वो थ्रू आउट मिक्स हो जाएगा। ठीक है, वो कहीं से भी कंसंट्रेशन देख लो। तो वो क्या होगा, इसकी एक टेंडेंसी है सॉल्यूशन बनने की कि अपने आप होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और अगर यही मैं क्या करूँ, वाटर लूँ और उसके अंदर मैंने क्या करा, ऑयल डाल दिया, यानी तो मान लो ऑयल मैं जब से बहुत स्पीड से मैं उसको स्टर कर रहा हूँ, उसको सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा हूँ, तब तक तो उसमें ऐसा लगता है डिजोल्व सा है, लेकिन एक टाइम बाद उसकी क्या लेयर बन जाती है, तो मुझे अलग अलग दिखने लग जाते हैं। तो दो लेयर अलग अलग नज़र आ रही है, तो फिर वो एक सॉल्यूशन नहीं बना। दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने वाटर लिया और उसके अंदर सैंड डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो जब तक मैं उस सैंड को पानी के अंदर स्पून से हिला रहा हूँ तब तक तो लगता है थ्रू आउट मिक्सिंग है, लेकिन जब 10-15 मिनट मैं छोड़ूंगा तो उसके बाद क्या होगा, मिट्टी आगे नीचे सेटल हो जाती है सैंड, और पानी अलग से नजर आने लगता है, तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये जो काम है सॉल्यूशन बनने का, मिक्सिंग का काम है, वो अपने आप होगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी देने से नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा करने पर मतलब एक होता है ना इनिशिएशन, स्टार्ट देने के बाद वो कंटिन्यू देने की जरूरत नहीं पड़े, एक स्टार्ट देने के बाद अपने आप हो जाए तब तो हम उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। लेकिन कंटिन्यूसली हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी देने पड़ रही तो फिर वो कैसा हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर हमें चाहिए कि सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली मिक्स रहे हमेशा, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम कंपोजिशन रहे, तो उसकी खुद के जो दो लिक्विड हम मिक्स कर रहे हैं या दो कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं, दो सब्सटेंस जो हम मिक्स कर रहे हैं, उन दोनों की टेंडेंसी अपने आप में ये होनी चाहिए कि वो दोनों क्या हो, अपने आप में एक दूसरे से
मिक्स हो जाए, किसी एक्सटर्नल फोर्स की उसमें ज़रूरत ना पड़े। और अगर ज़रूरत हम एक्सटर्नली कुछ दे भी रहे तो एक टाइम बाद, ऐसा तो नहीं कि हम परमानेंटली हमें जब तक सॉल्यूशन रहेगा उसको वो एनर्जी देने पड़ेगी। एक इनिशिएशन करवाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली हम देते रहेंगे। तो अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कि डेल जी नेगेटिव क्यों बोला है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन बनना है तो होमोजीनियस होने के लिए उन कंपोनेंट की खुद की प्रॉपर्टी ऐसा होनी चाहिए कि वो दोनों आपस में क्या यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। और ऐसा होगा, अपने आप ही होगा, ये अपने आप होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस होगा इसलिए गिब्स एनर्जी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आई होप ये दोनों टर्म और ऐसा हम क्यों लेते हैं दोनों क्लियर हुआ होगा कि एंट्रोपी ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड गिब्स एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। दो टाइप के सॉल्यूशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसको रिलेट बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से बिल्कुल मत करना कि सर आपने वहाँ पे बाइनरी टर्नरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट या ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के बेसिस। ठीक है, वो एक जो हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं या बिल्कुल कहते हैं ना, हम लो लेवल पे यानी बच्चों को जो समझाते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप क्या होता है उस बेसिस में हम बात करें। यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग टेक्निकली सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाता है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को उससे बिल्कुल रिलेट मत करना। पहले इसमें दो तरह के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, हमें एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक टेम्परेचर और हर एक कंसंट्रेशन पे, ठीक है, राउल्स लॉ को फॉलो करे, वो हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। ये तो हुई इसकी बेसिक सी डेफिनेशन जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 नंबर के में। ठीक है, अब मेन समझते हैं आइडियल हमें कैसे पता लगेगा कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। तो जो 6 पैरामीटर, जो 6 फैक्टर हमने अभी देखे थे, उन्हीं पे हम 1 बाय 1 बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ डेल्टा पी मिक्स। ठीक है, डेल्टा पी मिक्स को मैंने लिखा था, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करा था कि डेल्टा पी मिक्स क्या है कि चेंज इन वेपर प्रेशर ऑन मिक्सिंग। इसका मतलब यहाँ अब हम डिटेल में देख रहे हैं, POBS लिखा है, मतलब वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड, जो हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड हुआ है, माइनस P का मतलब वेपर प्रेशर, CAL का मतलब कैलकुलेटेड। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। तो ये ऑब्जर्व वेपर प्रेशर माइनस कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल पी मिक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर माइनस थियोरेटिकल। तो आई होप कि ये दोनों टर्म क्लियर हो होंगे कि मैंने दो अलग अलग नाम क्यों लिखे। एक्सपेरिमेंटल ही हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं और कैलकुलेट हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकली बता सकते हैं। तो दोनों लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि ये अलग अलग चीज़ें, दोनों सेम ही है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए थ्योरेटिकल हो जाएगा, और जो ऑब्जर्व कर रहे हो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटली। अब ये दो वैल्यूज़ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और हमें कैसे पता लगेगा कि आइडियल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ये मैंने बताया कि पी ऑब्जर्व और पी एक्सपेरिमेंटल क्या, मेजर्ड बाय बैरोमीटर। ठीक है, दैट इज प्रैक्टिकली मेजर, मतलब बैरोमीटर एक सबसे बेसिक सा एग्जांपल है। ठीक है, जो हम फिजिक्स में भी आपने नाम सुना होगा और बचपन से सुनता आ रहा है कि किसी भी इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम प्रेशर मेजर करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास बैरोमीटर है तो किसी भी सॉल्यूशन का हम क्या वेपर प्रेशर या उसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, प्रैक्टिकली यानी। तो ये तो हुआ कि कैसे हम प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू मिलेगी। अब दूसरी जो थ्योरेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू, वो हमें पता है राउल्स लॉ से, क्योंकि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है पी किसी भी सॉल्यूशन में जो एक वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका वेपर प्रेशर अगर हमें निकालना है तो कैसे क्या हो जाएगा, जैसे ए का निकालना है तो वो हो जाएगा पी नॉट एक्स ए, बी का निकालना है तो पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि हम दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट लेके चल रहे हैं इसलिए दोनों का क्या हो गया, समेशन हो गया वो। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमने अब सीख लिया है। प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू हम इक्विपमेंट से देख लेंगे। अगर दोनों की वैल्यू के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो डेल पी मिक्स क्या हो जाएगा, जीरो। या उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर डेल पी मिक्स अगर जीरो, इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, सेम, और एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगी, सेम। ये दोनों को मैंने रिलेट कर दिया, यहाँ जीरो रखो दोनों बराबर आ जाएंगे, यहाँ जीरो रखो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो वही चीज़ मैंने इधर मेंशन करी है। तो अब समझ में आया होगा कि अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो थ्योरेटिकली जो हम उसकी सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं वो
और एक्सपेरिमेंटली उसकी जो वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करो, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। अगर सेम आ रही है तब हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड इसमें फैक्टर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमें पता है, हमने देखा था कि हमारे पास दो सॉल्यूशन थे ए और बी, या दो लिक्विड थे ए और बी। अगर ए, ठीक है, लिक्विड ए के अंदर जो ए मॉलिक्यूल्स है, ए पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है या इंट्रैक्शन है वो बिल्कुल किसके बराबर होना चाहिए, बी और बी के बराबर। और वही किसके बराबर होनी चाहिए, जो नए इंट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं ए और बी के बराबर। मतलब जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं उनके बीच में अट्रैक्शन या इंटरेक्शन सेम होना चाहिए जो सॉल्यूशन के अंदर डेवलप होकर नए इंट्रैक्शन बन रहा है। इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ तो ये होगी, अगर इनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर बराबर होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बराबर होगा, तो जितनी एनर्जी इन बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगी उतनी ही एनर्जी इसमें क्या रिलीज हो जाएगी। तो मतलब कोई नेट चेंज नहीं आएगा एनर्जी में, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा एक क्लिक करा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन से क्या मतलब है। एक बार इसको पहले जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम नेक्स्ट जो बचे हुए 4 फैक्टर है उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है हमारा डेल्वी मिक्स। डेल्वी मिक्स का मतलब मैंने बोला था कि वॉल्यूम जो नया सॉल्यूशन के मिला उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो मैंने यही एग्जांपल से ले रहा हूँ, वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू वी सॉल्यूशन। इसका मतलब है इसका जो वॉल्यूम है लिक्विड ए का प्लस लिक्विड बी का वॉल्यूम है, दोनों का समेशन करो तो क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट डाले उनका वॉल्यूम का सम और जो हमारा सॉल्यूशन फाइनल बना उनके उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये 10 ml ये 5 ml है तो दोनों को हमने मिक्स करा तो कितना 15 ml ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो मैथमेटिकली हम ये बोलते हैं कि जितना ऐड करोगे उतना ही मिलेगा, तो सेम वही। तो मतलब जो हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट ऐड करे वही हमें फाइनल सॉल्यूशन में मिल रहा उतना वॉल्यूम, तो उसमें डेल्वी मिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसमें डेल वी मिक्स की वैल्यू क्या हो, 0। अब इसको समझ लेना इंट्रैक्शन से इसे कैसे रिलेट कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए का इंट्रैक्शन और बी का इंट्रैक्शन अगर सेम है, ठीक है, तो जो नया इंट्रैक्शन बनेगा तो ए बी का भी तो इंट्रैक्शन सेम ही बनेगा। आ रही मेरी बात समझ में। तो जब ये इंट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है, तो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। सेम ही होंगे तो मॉलिक्यूल्स में जो पहले अट्रैक्शन थे उतने रहेंगे, तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब अगर इंट्रैक्शन इसमें अगर ज़्यादा हो जाता, अगर मैं मान लेता हूँ कि फाइनल सॉल्यूशन में ए बी का इंट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें आपस में ज़्यादा है, मतलब ये मॉलिक्यूल जो नीचे वाले ऊपर वाले मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, नीचे की तरफ खींचते, ठीक है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये जो लेयर ऊपर है वो थोड़ी सी क्या होती है नीचे, तो वॉल्यूम क्या नज़र आता, कम नज़र आता है फाइनल सॉल्यूशन का। आ रही बात समझ में। इसका उल्टा, अगर फाइनल सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होते इंडिविजुअल से, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते तो मॉलिक्यूल क्या होते, दूर दूर होते, दूर दूर होते तो सॉल्यूशन का लेवल ऊपर चढ़ जाता और उसका वॉल्यूम क्या नजर आता, हमें ज़्यादा नजर आता है। आ रही बात समझ में। तो वो केस हो जाते नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो एक आइडिया मैंने दे दिया किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डेल्वी मिक्स का मतलब ये है कि जितना हमने वॉल्यूम ऐड करा उतना ही वॉल्यूम हमें क्या मिला है, फाइनल मिला है। ये सब किससे रिलेटेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सारे पैरामीटर रिलेट करते हैं, ठीक है। सेम प्रेशर को भी आप इससे समझ सकते हो कि प्रेशर अगर सब में इंटरेक्शन सेम है पहले और बाद में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वेपर्स भी क्या बनेंगे, सेम ही बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर नहीं होते तो वो वेपर प्रेशर भी हमें क्या सेम नहीं मिलते। फिर फोर्थ पैरामीटर है डेल एच मिक्स, मतलब एंथैल्पी। 0 होने का मतलब है कि नो एंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि एंथैल्पी की चेंज के अंदर एंथैल्पी चेंज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है जब हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ वापस सी बात कि अगर इनमें इंट्रैक्शन सेम होगा तो इन दोनों बॉन्ड को ए के बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सेम उतनी ही एनर्जी ए बी बॉन्ड बनने पे रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी रिलीज हो गई, तो नेट चेंज क्या आया, एनर्जी में 0 आया। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है,
जीरो आएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने अभी ये बात करी ली डिटेल में कि अब कोई हमें देखना ही नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन बोला है। अब वो आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन हो, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी और गिब्स एनर्जी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ये चीज़ हमने एक बार फिक्स कर दी, एक बार नोट बना के लिख लिया और इसको एक्सप्लेन भी कर लिया और समझ भी लिया। ठीक है, तो 6 के 6 फैक्टर हमने बात कर लिए। अब 6 फैक्टर में से इन 2 फैक्टर को छोड़ दो, किसको, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी। तो रिमेनिंग 4 फैक्टर तुम देखोगे, डेल एच मिक्स इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, डेल वी मिक्स इक्वल्स टू 0 आएगा, डेल पी मिक्स इक्वल्स टू 0 आएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगे, सबके इक्वल्स होंगे। मतलब जो डेल वी मिक्स, डेल एच मिक्स और डेल पी मिक्स की वैल्यू तो क्या होगी आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और डेल जी मतलब गिब्स एनर्जी के लिए चेंज इन मिक्सिंग क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा 4 ऑप्शन देके कि ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रखा है, तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करें उसके ग्राफ की बात, तो ये ग्राफ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये ग्राफ हमने पढ़ा था वॉलेटाइल सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे हो, वॉलेटाइल हो। तो हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करा तो बता चुका हूँ। ठीक है, तो पुराने जो नोट्स है इसके वो रेफर कर लेना, केस 2 जो हमने पढ़ा था और कैसे बनाया था वो मैंने बता दिया था। तो ये जो हमने ग्राफ पढ़ा था वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ा था। ये P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिलेट कर रहा है ये, तो ये लाइन उसके लिए हो गई। ये वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए को, और ये कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन को, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी को। मोल फ्रैक्शन किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, इस साइड एक्स ए लिखो 0.1 या एक्स बी लिखो। ठीक है, सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मतलब ये जो ग्राफ है ये किसके लिए, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन आती है सारी चीज़ें। ठीक है, अब आ जाओ इससे रिलेटेड कुछ बातें। अब हमने ये बात तो कर ली कि आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे किसको, डिफाइन किसको करेंगे। अब रियल लाइफ में आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला नोट लिखा है मैंने, सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट हैव सेम नेचर लाइक पोलर और नॉन पोलर एंड कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, देन दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास 2 कंपोनेंट या 2 सब्सटेंस है। ठीक है, तो वो जो 2 सब्सटेंस है उन 2 सब्सटेंस का क्या हो, नेचर पहले तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक पोलर है तो दूसरा भी पोलर होना चाहिए, अगर एक नॉन पोलर है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। दूसरी बात, उनके जो मॉलिक्यूलर मास है वो वर्ड मैंने यूज़ करा है कंपेरेबल। कंपेरेबल इसलिए बोला क्योंकि अगर सब्सटेंस 2 अलग अलग है तो क्या कभी उनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मॉलिक्यूलर मास में तो डिफरेंस तो होगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। यानी ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें मार्जिनल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस को जिनका नेचर सेम हो और कंपेरेबल उनका क्या हो, मॉलिक्यूलर मास हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे कंपोनेंट मिक्स होकर आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम बात करें इसमें, इसको ध्यान से समझना, नो सॉल्यूशन इज अ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम आइडियल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो बात ही हमने कर दी, कभी कोई सॉल्यूशन आइडियल होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता, इट इज एन अजम्पशन लाइक इन नेचर नो आइडियल गैस इज प्रेजेंट। तो 11th क्लास में जो स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसेस स्टेट तुमने पढ़ा है, तो हम वहाँ पे आइडियल गैस और रियल गैस पढ़ते हैं, तो हम उसमें कंडीशंस पढ़ते हैं कि रियल गैस को कैसे हम आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आइडियल गैस की, क्योंकि हमें न्यूमेरिकली या हमें एक्सपेरिमेंटली आइडियल गैस के फॉर्मूले यूज़ होते हैं, इसलिए हम अजम्पशन मान लेते हैं कि इस कंडीशन में रियल आइडियल बन जाएगी तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये हमें पता है कि कोई गैस होती ही नहीं है जो कि आइडियल हो, क्योंकि हमारे नेचर में वो सारी कंडीशंस ठीक है नेचुरली होती नहीं। उसी तरीके से कोई भी सॉल्यूशन आइडियल परफेक्ट होता ही नहीं है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये इस टाइप का होगा तो आइडियल, क्योंकि मैंने अभी बताया कि चलो नेचर 2 मॉलिक्यूल का सेम हो सकता है, 2 लिक्विड या 2 सब्सटेंस का नेचर सेम हो सकता है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो, क्योंकि मुझे पता है अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि अगर उनमें आयोनिक बॉन्डिंग हो या केमिकल बॉन्डिंग हो या वंडरवॉल फोर्सेस हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, मॉलिक्यूलर मास वेरी करेगा तो वंडरवॉल
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे, क्योंकि वो कहाँ किस पे डिपेंड करते हैं, मास पे डिपेंड करते हैं। तो मास में भले स्लाइटली चेंज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी स्लाइटली चेंज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ तो बाकी फैक्टर तो अपने आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वेरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शन पे डिपेंड करे सारे फैक्टर। तो इसी तरीके से ये बस अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हम कैसे भी कभी आइडियल सॉल्यूशन नहीं, आइडियल सॉल्यूशन होता नहीं, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि जैसे आइडियल गैस होती है वैसे ही हमने आइडियल सॉल्यूशन को अज्यूम कर लिया, और उसके लिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि सेम नेचर हो और लगभग कंपेरेबल मास हो तो हम मान लेंगे आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे, लेकिन नेचर में एग्जैक्टली 100% होता नहीं है। थर्ड हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो अगर होता नहीं है और अगर हम मान लेते हैं तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल्स आर जनरली होमोलोगस कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में होमोलोगस पढ़ते हैं, जैसे अगर हम बात करें मीथेन, मीथेन का होमोलोगस उसका अगला उस फैमिली का अगला कंपाउंड, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। तो मैं बोलूँ मीथेन क्या और मतलब मीथेन और इथेन दोनों मिल गए, चलो ये तो गैस हो गया, जैसे मान लो मिथेनॉल और इथेनॉल लिक्विड है, तो मिथेनॉल इथेनॉल मिलके क्या बना सकते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन मिथेनॉल और प्रोपेनॉल मिलके नहीं बना सकते, क्योंकि होमोलोगस नहीं, उनमें एक अच्छा खासा मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही इथेनॉल और प्रोपेनॉल मिलके बना सकते हैं, लेकिन इथेनॉल और ब्यूटेनॉल मिलके नहीं बना सकते। होमोलोगस सीरीज के होने चाहिए कंटिन्यूस दो मेंबर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लिखे, लाइक C6H6 और C7H8, ये बेंजीन है, ये टॉलिन है, ठीक है। तो CH2 का डिफरेंस है, होमोलोगस है। इसी तरीके से मिथेनॉल इथेनॉल अभी मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे क्या C2H5Cl और C2H5Br, तो जरूरी नहीं है CH2 में डिफरेंस हो, लाइक क्लोरीन के नीचे कौन आता है, ब्रोमीन आता है, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे का क्या है, मॉलिक्यूलर मास को हम मान लेते हैं। लाइक क्लोरीन के साथ में फ्लोरीन वाला C2H5F भी लिख सकता था, फ्लोरीन क्लोरीन, लेकिन C2H5F और C2H5Br नहीं लिख सकता, क्योंकि उनमें मार्जिनल फ्लोरीन और ब्रोमीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास में। इसी तरीके से ब्रोमीन की जगह मैं ब्रोमीन और एक आयोडीन ले सकता हूँ, वो हो जाएगा, लेकिन आयोडीन और क्लोरीन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हो गए किसके, हमारे आइडियल सॉल्यूशन के। तो आई होप आज के लेक्चर में हमने क्या कवर करा है कि पहले तक कि सॉल्यूशन को हम बनाते कैसे हैं, और बनाते समय क्या क्या फैक्टर में चेंजेस आ सकते हैं, और उन्हीं फैक्टर के चेंजेस के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को डिवाइड करा है। तो पहला हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में जनरली जो भी चेंजेस आते हैं वो जीरो होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी को। और जो ग्राफ हम ऑलरेडी इसका पढ़ चुके हैं, और कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो नहीं सकता है, वो एक अजम्पशन है। और किसको मानेंगे, जिनका एक तो नेचर सेम हो और उनमें क्या हो, कंपेरेबल मास हो, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लें, और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नॉन आइडियल को स्टार्ट करके, ठीक है। थैंक यू।